हाय, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवासी स्टूडियो में स्वागत है। तो आज क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? अ प्रोसेस which involves a chemical change is called a chemical reaction। तो यदि कोई प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा, कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा, तो वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि एक केमिकल चेंज है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन का बात होगा, केमिकल चेंज उसमें होगा। क्लियर? आगे देखिए, केमिकल इक्वेशंस। ये तो था केमिकल रिएक्शन, अब देखिए केमिकल इक्वेशंस। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by using symbols and formulas of the different reactants and products called a chemical equation। means जो reactants and जो products है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम का सिंबल लिखे Mg, ऑक्सीजन का सिंबल लिखे O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखे MgO। और बैलेंस करने के लिए ये 2 लगा हुआ है दोनों साइड पे। तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? आगे देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स यदि कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें दोनों साइड पे ईच एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं कि दोनों साइड में ईच एलिमेंट के एटम्स जो हैं इक्वल है या फिर नहीं। तो देखिए, जिंक का 1 एटम लेफ्ट साइड पे है, जिंक का 1 एटम राइट साइड पे है, कॉपर का 1 एटम लेफ्ट साइड पे है, कॉपर का 1 एटम राइट साइड पे है। सल्फेट और सल्फर, सल्फर का 1 एटम लेफ्ट साइड पे है, सल्फर का 1 एटम राइट साइड पे है। सेम ऑक्सीजन 4 एटम्स ऑन बोथ साइड्स। तो जो इस तरह के जो इक्वेशंस होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी 1 or more is not equal on both sides of the equation। इक्वेशन के दोनों साइड पे हर एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो केमिकल इक्वेशन होंगे उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर, H2O। तो देखिए, हाइड्रोजन का 2 एटम्स लेफ्ट साइड में है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स राइट साइड पे है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स लेफ्ट साइड पे है, ऑक्सीजन का 1 एटम राइट साइड पे है। तो ये ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो जब ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है तो
इस तरह का जो इक्वेशन होगा, जो केमिकल इक्वेशन होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यस, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए रिएक्टेंट्स क्या है? द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मिस रिएक्शन के पहले जो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एलिमेंट्स लिए थे, कुछ कंपाउंड्स लिए थे, तो वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं। तो वो जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस है उसी को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उसको? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स, द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद जो कंपाउंड बना, वो जितने सारे कंपाउंड्स बने वो सभी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स हो गया केमिकल रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंसेस लिए थे वो रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन के बाद जो भी सारे कंपाउंड्स बने वो प्रोडक्ट्स हो गए। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या फॉर्म किए? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ये जो जिंक सल्फेट आप देख रहे हैं, सॉरी जिंक एंड कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये रिएक्शन के पहले का सब्सटेंसेस है, दिस इज व्हाई रिएक्टेंट्स। और ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शन के बाद फॉर्म हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन के पहले का होगा, प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्शन के बाद का होगा। क्लियर है? तो देखिए फिजिकल चेंज, दोज प्रोसेसेस इन विच नो न्यू substances are formed with new properties are called physical changes. New properties, जब भी फिजिकल चेंज का बात होगा उसमें न्यू प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे, न्यू प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे। अब ये देखिए एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा? वाटर की फॉर्म में आएगा। तो वाटर लिक्विड स्टेट है, स्टेट चेंज हुआ, इसमें कोई प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का जब इवेपोरेशन होता है तो जो लिक्विड फॉर्म है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं है। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, वाटर और शुगर को जब ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई न्यू प्रॉपर्टीज नहीं आए हैं। शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, तो जो सॉल्यूशन बना उसका टेस्ट भी स्वीट ही होगा। अब एक फुटबॉल रखा हुआ है, उस फुटबॉल को किक करेंगे तो वो क्या होगा? उसका पोजीशन चेंज होगा। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। इसमें कोई न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ फुटबॉल का पोजीशन चेंज हुआ। तो ये सब एग्जांपल क्या है? फिजिकल चेंज का। क्लियर? आगे केमिकल चेंज, दोज प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होगा, are called chemical changes, are called chemical changes. Yes, burning of carbon in air. जब कार्बन को बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या बनाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन जाएगा CO2। इसको बैलेंस नहीं किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 2, ये 4 हो गया, और लगता है बैलेंस तो पहले से ही है। क्लियर? तो हमें जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हमें चेक करना रहता है कि बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, तो क्या बता रहे थे कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन से
डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन डाइऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब रस्ट होता है तो क्या होता है, उस आयरन का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जो खाते हैं जो फूड, वो जब अंदर जाता है तो वो फूड चेंज होता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अंदर में रिएक्ट करके जो डाइजेशन हुआ है उससे क्या बनेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड एनर्जी मिलेगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और जहां पे केमिकल चेंज होगा वो केमिकल रिएक्शन हो गया, जहां पे केमिकल चेंज हुआ वो केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर है? अब देखिए फिजिकल चेंज, द प्रोसेस in which no new substances are formed with new properties are called physical change। मीन्स वैसा चेंज जिसमें कोई न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होगा तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाएगा फिजिकल चेंज, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ओनली स्टेट इज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। आइस मेल्ट होके वाटर बन गया, आइस सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का जब इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म पे जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है। अभी देखिए केमिकल चेंज, दोज प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। मीन्स वैसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस के साथ न्यू प्रॉपर्टीज का भी फॉर्मेशन होगा, न्यू प्रॉपर्टीज का भी फॉर्मेशन होगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या इसका एग्जांपल हो सकता है। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, कार्बन को जब एयर में बर्न कराएंगे तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा ये दोनों से अलग होगा, इसलिए ये हो गया केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब रस्टिंग होता है आयरन का तो आयरन का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, आयरन का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो क्लियर है, समझ रहे हैं? अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनका कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो वो क्या क्या है। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, क्या है पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। मीन्स यदि कोई रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसमें गैस का फॉर्मेशन होगा, हो सकता है कि उसमें गैस का फॉर्मेशन होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। मीन्स ओरिजिनल जो रिएक्टेंट्स का जो कलर है और प्रोडक्ट का जो कलर है वो अलग हो सकता है, वो अलग हो सकता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर व्हाइट है। जब इसको सनलाइट में रख देते हैं, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन, तो ये सिल्वर एंड क्लोरीन में चेंज हो जाता है और ये इसका कलर जो है वो ग्रे होता है। तो ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन कलर। आगे देखिए चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट मीन्स क्या हुआ कि जैसे या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, तो इन लोगों का स्टेट में चेंजिंग हो सकता है। स्टार्टिंग में हम लोग गैस लिए थे और सॉलिड बन गया, या सॉलिड लिए थे लिक्विड बन गया। मीन्स इस तरह के चेंजेस आपको केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेस स्टेट में हैं, और जब रिएक्शन बना तो इससे क्या बना, वाटर बना H2O, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, स्टेट चेंज हुआ। आगे देखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा। हो सकता है कि कोई कोई रिएक्शंस जो है उसको होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट देना पड़ता है। कोई कोई रिएक्शंस जो है वो हीट खुद से इवॉल्व करेगा, वो हीट खुद से इवॉल्व करेगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसमें क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हीट नहीं मिलेगा तब तक वो उसका रिएक्शन होगा नहीं, तब तक उसका ब्रेकिंग डाउन होगा नहीं। तो ये एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो लिक्विड में फॉर्म होता है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन से एक सिल्वर क्लोराइड और एक सोडियम नाइट्रेट तो कंपाउंड बने। तो इसमें ये जो कंपाउंड है वो व्हाइट पीपीटी है, ये प्रेसिपिटेट है। इस लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये हो गया पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, इट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस को जब मिक्स करेंगे तो उसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होगा और इसी इनसॉल्युबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है जो फॉर्म होता है जब दो लिक्विड को लेते हैं। जब दो लिक्विड को लेते हैं और उस रिएक्शन के ड्यूरिंग में एक इनसॉल्युबल सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब एग्जांपल देख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जब इसको मिक्सअप करेंगे तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसका कलर व्हाइट में होता है इस रिएक्शन। क्लियर है? तो आगे देखिए, हीट के बेसिस पर रिएक्शंस को दो पार्ट्स में रखा हुआ है। एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मीन्स वैसे रिएक्शंस जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हो, वैसे रिएक्शन जिसको होने के लिए मीन्स विदाउट हीट वो रिएक्शन हो नहीं सकता है, तो वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे मीन्स हीट इनको चाहिए, तो ये ब्रेकिंग डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसी को लिखने का दूसरा मेथड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एरो है, इस पे हम लोग क्या लिख दिए? हीट। मीन्स इनको हीट चाहिए, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए और प्रोडक्ट ये। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? वैसे रिएक्शन जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हो। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? हीट चाहिए। आगे देखिए
exothermic reaction. Those reactions in which heat is produced. Heat is produced during the reaction. रिएक्शन के ड्यूरिंग में क्या होगा? हीट का फॉर्मेशन होगा. हीट खुद वो प्रोड्यूस. कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो जिस रिएक्शन के ड्यूरिंग में हीट का प्रोडक्शन होता है. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि आप क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स हिंदी में जिसको चूना बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट का प्रोडक्शन होता है. यदि आप किसी बकेट में वाटर ले लिए और उसमें क्विक लाइम को ऐड कर दिए तो वो देखिएगा उस रिएक्शन में हीट का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स आप चेक कर सकते हैं थर्मोमीटर पुट करके कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो मतलब अंदर आएगा, मतलब चाहिए. एक्सो मीन्स बाहर जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन होगा. तो इंडो एंड एक्सो समझ गए. इंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर. तो हीट के बेसिस पर कि हीट चाहिए या हीट का प्रोडक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में रखा. इंडोथर्मिक जितने भी सारे रिएक्शन है वो या तो इंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा. क्लियर? आगे देखिए आयनिक इक्वेशंस. आयनिक इक्वेशंस क्या होता है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स नॉट ओनली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो कंटेन्स आयंस एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अलावे आयंस का भी प्रेजेंस होना इसेंशियल है. तो वैसे रिएक्शंस जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अलावे आयंस का भी प्रेजेंस है तो हम लोग उसको कहेंगे आयनिक इक्वेशंस. चलिए एग्जांपल देखते हैं. जिंक प्लस हाइड्रोजन आयन, यहां पे आयन प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन. तो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक रिएक्शन. और यही है आयनिक इक्वेशंस. तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine together to form a single compound. Means जब दो या दो से अधिक हम लोग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लेते हैं और वो जब रिएक्शन करने के बाद एक ही कंपाउंड बनाते होंगे. जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्शन करने के बाद वन एंड ओनली वन कंपाउंड बनाते हैं तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड बना है. दिस इज व्हाई ये हो गया एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आगे देखिए, इसको नोट पे हम लोग लिखते हैं कि A प्लस बी मिलके क्या बनाएंगे? ए बी. ये नोटेशन के लिए है. क्लियर? आगे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स. अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू अ मोर सिंपलर सब्सटेंस. इसमें क्या है कि एक कंपाउंड लिए हैं इन द बिगिनिंग और ये एक कंपाउंड ब्रेक होकर टू या टू से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वैसे रिएक्शंस को
हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज, ब्रेकिंग डाउन। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसे मोर क्लियर करने के लिए। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकिंग हो जाएगा। मीन्स इन द बिगिनिंग और इन द रिएक्टेंस एक कंपाउंड है, क्लियर। आफ्टर रिएक्शन कितने कंपाउंड बने? एक से ज्यादा, दो बने ना। तो ये रिएक्शन क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? दो या दो से ज्यादा मिलके एक बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में क्या है? एक टूटकर, ब्रेकिंग होकर दो या दो से ज्यादा बना। तो एक दूसरे का रिवर्सिबल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। समझ रहे हैं? तो देखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन तरह का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं कि उसमें हीट का रिक्वायरमेंट है। अब ये देखिए, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place due to heat are called thermal decomposition reaction। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हो, हीट का रिक्वायरमेंट हो। देखिए एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल्स क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस क्या हो गया? हीट। क्या हो गया इसका मतलब? हीट। क्लियर है? तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those decomposition reaction which take place due to electric current are called electrolytic decomposition reaction। मीन्स वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट हो? इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट हो, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेकिंग डाउन हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये सोडियम एंड क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। आगे देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those decomposition reaction which take place due to sunlight are called photolytic decomposition reaction। मीन्स यदि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के कारण हो रहा है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स सन, फोटो मीन्स सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं,
सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर व्हाइट होता है। जब इसको सनलाइट मिलता है तो ये सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा और इसका कलर ग्रे होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड येलो इन कलर। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स जब कहीं से इसको सनलाइट मिलता होगा तो ड्यू टू दैट ये डिकम्पोज हो जाएंगे और सिल्वर एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा, कलर सिल्वर का ग्रे। तो ये सब किसका एग्जांपल्स हो गया? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसका एक यूज देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है। Those chemical reactions in which an insoluble substance that is precipitate is formed are called precipitation reactions. Means वैसा रिएक्शन जिसमें insoluble substance या फिर आप बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, व्हाइट पीपीटी, यही है प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। यदि कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। क्लियर? आगे देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, HCl एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, ये वाटर। वन मोर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये बेस है और ये एसिड है, मिलके सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनाए एंड वाटर। मीन्स एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एज वेल एज वाटर। क्लियर? यह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और पे अटेंशन, और ध्यान दीजिए यहां पे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, ले रहे होंगे, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। It is a process which involves gain of oxygen or removal of hydrogen or loss of hydrogen or loss of electrons. Clear? Next, देखिए, reduction. It is a process which involves gain of hydrogen or
लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का यदि गेन हो रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ये रिडक्शन। क्लियर? अब आगे देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको इन शॉर्ट रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कि रेडॉक्स आया कहां से? ये जो रेड है रिडक्शन का और ये जो ऑक्स है ऑक्सीडेशन का, ये दोनों को कंबाइन करके लिखे रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही है। क्लियर? अब देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। यदि कोई रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर। इसको मोर क्लियर करते हैं, ठीक है? तो देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये क्या फॉर्म किए? कॉपर एंड वाटर। अब देखिए, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो ये बताइए यहां पे हुआ क्या? लॉस। किस चीज का लॉस हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये देखिए, यहां पे हाइड्रोजन था और यहां से क्या बन गया? H2O। तो इनको क्या मिला? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मीन्स ऑक्सीजन गेन हुआ। तो यहां पे क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बताइए कि यदि किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। और यदि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। करेक्ट, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सिंस इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, सिंस इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो एजेंट क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करेंगे वो किन्हीं और के लिए। एजेंट कुछ ना कुछ काम करेंगे लेकिन किन्हीं और के लिए। क्लियर? रेड्यूसिंग एजेंट, तो इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देने का काम करेंगे या फिर ऑक्सीजन लेने का काम करेंगे, या फिर ऑक्सीजन लेने का काम करेंगे। तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। मीन्स या ये तो आपको हाइड्रोजन देंगे, क्लियर, या फिर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालने का काम, ऑक्सीजन निकालने का काम करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? आगे देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे या फिर हाइड्रोजन को ही ले लेंगे, या फिर हाइड्रोजन को ही ले लेंगे। तो क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिडक्शन क्या है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो इसे क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे और इसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, कॉपर एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस रिएक्शन के बेसिस पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि नेम द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेम द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हो रहा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले इसमें आते हम लोग, तो देखिए यहां पे क्या था, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ ये, ऑक्सीडेशन। तो हमें एजेंट के बारे में पता करना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए यहां से ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन कर रहे हैं, क्या ये सब कर रहे हैं, नहीं ना, यही तो है, यही जो है हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को हटाने का काम कर रहे हैं। यही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन को लेने का काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहे हैं ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताए थे कि या तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, या तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे या फिर ऑक्सीजन को ही ले लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन को लेने का काम कर रहे हैं। मीन्स ये मेरा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। अब आगे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किन्हीं को दे रहे हैं, अपना ऑक्सीजन किन्हीं को दे रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या बताए थे कि यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे या फिर हाइड्रोजन लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन देंगे या फिर ऑक्सीजन ले लेंगे, या फिर ऑक्सीजन ले लेंगे, क्लियर। अब इसी के बेसिस पर हम लोग इसका आंसर दे रहे हैं। नेम द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किनका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है।
लिख सकते हैं इसको ऐसे, नेम द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, रिडक्शन किनका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेम द रेड्यूसिंग एजेंट, नेम द रेड्यूसिंग हाइड्रोजन, क्लियर है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल column in order of their decreasing reactivity from top to bottom is called reactivity series or activity series of metals. Means कुछ मेटल्स का अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर किया गया। कुछ मेटल्स को कॉलम में रखा गया और उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका जो रिएक्टिविटी है, उनका जो पावर है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे टॉप में जो है वो है पोटेशियम, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। इसके बाद इससे कम रिएक्टिव है सोडियम, इसके बाद इससे लेस रिएक्टिव है कैल्शियम। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे इनका रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटम पे होंगे वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो लिस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड, AU। इस कॉलम पे सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। यहां पे आप देखे होंगे मेटल्स के ग्रुप में ये नॉन मेटल क्या कर रहे हैं। तो ये नॉन मेटल्स जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को ये सब जो मेटल्स देख रहे हैं वो डिस्प्लेस एसिड से नहीं कर पाते हैं। ये अरेंजमेंट हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर दिया गया है। इससे ऊपर जो भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को उनके एसिड से हटा सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन को उनके एसिड से नहीं हटा पाएंगे। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, those reactions in which a more active element displaces a less reactive element from its compounds are called displacement reaction. मीन्स यदि कोई रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से हटा दे तो वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो पता कैसे करेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के कॉलम में आना पड़ेगा और वहीं से आपको पता करना होगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं।
ये जो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो आप उस कॉलम में देखेंगे कि जिंक का जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है। जिंक का जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दिस मीन्स ये जो रिएक्शन है, ये जिंक जो है इस कॉपर को इस सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बना रिएक्शन? जिंक सल्फेट एंड कॉपर जो है वो अलग हो गया। कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में देखेंगे कि सिल्वर एंड कॉपर में जो कॉपर का जो पोजीशन है वो सिल्वर से ऊपर है। सिल्वर से ऊपर है। दिस मीन्स सिल्वर हट गया और क्या बना? क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसको जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को याद करना पड़ेगा। तभी आप इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन react by exchange of their ions to form new compounds are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयनिक कंपाउंड है उनके आयन्स जो है वो एक दूसरे को चेक करते। देखिए कैसे, ये बेरियम एंड क्लोरीन है और ये सोडियम एंड सल्फेट है। तो ये बेरियम पॉजिटिव है, इनके नेगेटिव के साथ बेरियम सल्फेट बना दिए। बेरियम चलिए देखते हैं, AB प्लस CD, A पे प्लस है, B पे माइनस है, C पे प्लस है, D पे माइनस है। चलिए इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो क्या बनेगा? ये प्लस प्लस के साथ कभी नहीं होगा, ये प्लस माइनस के साथ होगा। मीन्स एडी कंपाउंड बना, एक्सचेंज हो रहा है और यहां से क्या बनेगा? CD CB। पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, क्या बनेगा? CB। तो इन द सेम वे यहां से क्या बना? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो देखिए कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, etc. on the surface of metals and convert the metals into oxides or carbonate, etc. is known as corrosion. तो कोरोजन एक्चुअली में क्या है कि जब भी किसी मेटल को एटमॉस्फेयर में रखते हैं एक्सपोज करके, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो धीरे धीरे उन पे अटैक करते हैं और जो मेटल्स हैं उनके स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो उसके ऊपर सरफेस में जो है, मेटल्स के सरफेस में या तो ऑक्साइड या तो कार्बोनेट या तो हाइड्रोक्साइड, इस तरह के लेयर फॉर्म्स होंगे और ये लेयर उनकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे, मेटल्स की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसी को कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो
जब भी मेटल का कोरोजन होता है जनरली उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्लियर? अब आगे देखिए रस्टिंग क्या है। कोरोजन तो समझ रहे हैं, रस्टिंग क्या है? तो जब आयरन, ओनली आयरन, जब आयरन आर्टिकल्स में कोरोजन होगा तो उसी कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। आयरन आर्टिकल्स में जब कोरोजन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रस्टिंग। तो प्रोसेस है मेटल्स में, ओनली आयरन मेटल्स में कोरोजन, रस्ट। क्लियर? आयरन मेटल के लिए सिर्फ रस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज जितने सारे मेटल्स पे ये प्रोसेस चल रहा है उसको कोरोजन कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए रस्ट है क्या? तो व्हेन एन आयरन आर्टिकल रिमेन्स एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ अ ब्राउन फ्लैकी सबस्टांस, जिसको कहते हैं हम लोग रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जो आयरन मेटल के ऊपर में कवर बना के रखे हुए जो बन गया है, जब उसको हम लोग एक्सपोज किए थे एयर में तो जो गैसेस हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके ये लेयर बनाते हैं। क्लियर? तो प्रिवेंशन क्या है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? रीजन ये क्योंकि जब रस्ट हो रहा है तो उस मेटल्स के स्ट्रेंथ, आयरन मेटल्स की स्ट्रेंथ कम होगी, तो आयरन मेटल का स्ट्रेंथ कम होगा, तो हम चाहते हैं कि रस्टिंग नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रस्टिंग नहीं हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रिवेंटिव मेजर्स है क्या? बाय पेंटिंग, यदि आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर देंगे तो वो रस्ट नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा उसमें। यदि हम उसमें ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग कर देंगे तो रस्ट नहीं लगेगा। बाय गैल्वेनाइजेशन मीन्स क्या हुआ? कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल, सपोज कीजिए आयरन मेटल है तो इसके ऊपर जिंक का कोटिंग लगा देंगे तो ये जो मेटल है आयरन मेटल वो अंदर से कोरोड नहीं होगा। क्लियर? आप देखे होंगे कि गेट को पेंट करते हुए तो पेंट करने का एक ही रीजन है कि उसका स्ट्रेंथ बना रहे, जो रेन वाटर है ड्यूरिंग रेनी सीजन वो ज्यादा रस्ट फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि मॉइस्चर का प्रेजेंस ज्यादा होता है रेनी सीजन में। तो आप प्रिवेंटिव मेजर समझ गए, बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड से, बाय पेंटिंग से, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग से रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो कोरोजन का एग्जांपल देखिए, when copper object is exposed to air it forms a green coating of basic copper carbonate on the surface of copper। जब कॉपर आर्टिकल को एयर में एक्सपोज करते हैं, बहुत दिनों तक खुला रखते हैं, तो क्या होता है कि उस कॉपर आर्टिकल का जो कलर है वो धीरे धीरे ग्रीनिश हो जाता है। तो ग्रीन होने का क्या रीजन है? तो ग्रीन होने का रीजन है कि वो एटमॉस्फेयर से कुछ कंपाउंड से मिलकर रिएक्ट करके एक लेयर बनाते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, जिसके चलते वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये देखिए कॉपर एटमॉस्फेयर से CO2, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से H2O, ये चारों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक क्यों? बिकॉज ये जो है वो बेस है, बेसिक हो गया। और ये देखिए कॉपर कार्बोनेट, इसका कलर ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। when सिल्वर, जब सिल्वर आर्टिकल्स को एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
जब सिल्वर आर्टिकल को एयर में एक्सपोज करते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर में बहुत दिनों तक खुला रखते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर में कोटिंग ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके होने का रीजन है कि एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, जिसका कलर ब्लैक होता है। तो अब देखे होंगे कि सिल्वर आर्टिकल जो यूज होता है वो बहुत दिनों के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजन है कि उसमें सिल्वर सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो देखिए रेंसिडिटी क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स यदि कोई फूड जो बहुत ही ज्यादा ऑयली होगा, तो उसमें जब ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा कि वो फूड का जो स्मेल है वो खराब होगा, एज वेल एज उसका टेस्ट जो है वो भी खराब होगा। तो जब किसी ऑयली या स्पाइसी फूड है उसमें जब ऑक्सीडेशन होगा, तो उस ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका स्मेल एंड उसका टेस्ट खराब होगा, और इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। तो मीन्स अब देखे होंगे घर में कि ज्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड जो होता है वो ड्यूरिंग समर जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हीट के कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन का रेट जो है वो फास्टर होता है। तो इस ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ कि उस फूड का टेस्ट खराब हो गया एंड उसका स्मेल भी खराब हो गया। अब क्या है कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो क्या कोई कुछ उपाय है रेंसिडिटी से बचा जा सके? है, बिल्कुल है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मीन्स वैसे सब्सटेंस को ऐड करना है जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को होने नहीं दे, बढ़ने नहीं दे, कम कर दे। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। उसमें एयर जाए नहीं, क्योंकि एयर में जब ऑक्सीजन होगा तो उस ऑक्सीजन के कारण ही तो वो रेंसिडिटी होगा ना, ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी हो रहा है। तो एयर के प्रेजेंस को ही हम हटा देंगे, वैक्यूम पैकिंग कर दें, तो भी रेंसिडिटी नहीं होगा। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। यदि वैक्यूम पैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो एयर को हटाकर उसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन को होने नहीं देगा। फोर्थ है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ्स। जो फूड है उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, कोल्ड प्लेसेस में। तो कोल्ड प्लेसेस में रखने से आपको पहले ही बता दिए हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने पर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन घटता है। तो ड्यूरिंग विंटर अब देखे होंगे कि फूड खराब नहीं होता है जल्दी, बट ड्यूरिंग समर फूड जल्दी खराब हो जाता है जो ऑयली एंड स्पाइसी होता है। तो रेंसिडिटी क्या होता है और उसका प्रिवेंशन क्या है, समझ गए?